Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। अगेन आपको मेरा वो जो प्रोफाइल है वो मिल जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। स्टार्ट करेंगे सेशन को। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे नाविक के बारे में। देखो सभी लोगों ने पहले पढ़ रखा है, मैंने आपको इसके बारे में डिटेलिंग्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी हैं। तो नाविक जो है एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है। बट अभी इसके अंदर कुछ और भी एडिशनल चेंजेस करे जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस आर्टिकल को सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर कवर किया गया है, तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम समझेंगे कि एग्जैक्टली नाविक है क्या। नाविक को हम लोग IRNSS के नाम से भी जानते हैं, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक ऐसा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जिसको भारत के इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से ही बनाया है। हमने यहाँ पर इसको ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है 2018 में। यहाँ पर ये वर्किंग में आया है। बहुत लंबे समय से यहाँ पर नाविक के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आप कहोगे करेगा क्या। आपने जीपीएस के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। जीपीएस किसका है? वो बेसिकली अमेरिका का है। अब होता क्या है, जीपीएस क्या करता है, आपको पूरी की पूरी मैपिंग प्रोवाइड करवाता है। आप लोकेशन को चेक करते हो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मैपिंग जो करते हो ना पूरी की पूरी, वो बेसिकली जीपीएस के माध्यम से की जाती है ना। तो ये जीपीएस सिस्टम अमेरिका का है और यही आज के समय पर पूरे दुनिया भर के अंदर फैला पड़ा है। और हम आज तक क्या इस्तेमाल करें, जीपीएस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लोकेशंस के लिए। लोकेशंस को ट्रैक करने के लिए, सभी कुछ काम करने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल हो रहा है। बट अब इंडिया चाहता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। अमेरिका के ऊपर जो ये डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी कैसे, जब हमारे पास में खुद का अपना सिस्टम होगा। तो हमने खुद का अपना सिस्टम बनाया जिसका नाम है नाविक। लंबे समय से काम चल रहा है, अब यहाँ पर इसको अप्रूवल मिला और बेसिकली यहाँ पर हमने इस नाविक को लेकर जो अलग अलग सैटेलाइट्स हैं वो हमने लॉन्च कर दिए हैं। दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जिनके पास में खुद का अपना ये नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस के अलावा भी और भी देश आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि जीपीएस तो यूएसए का हो गया, उसके अलावा चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, इनके अपने अपने इस प्रकार के सिस्टम्स हैं। तो इंडिया ने भी सोचा कि हमारे पास में भी ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, तो जिसके बेसिस पर यहाँ पर नाविक को डेवलप किया गया। बात क्लियर हो गई। तो नाविक किस काम में आएगा, पूरी की पूरी जो मैपिंग है, आप लोकेशन चेक करते हो, मैप ट्रैक करते हो, यहाँ पे जाना है तो उस लोकेशन को देखते हो, वो सारा काम यहाँ पर नाविक करने वाला है। लेकिन होगा क्या कि पहले हम अमेरिका का सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, अब यहाँ पर ये इंडिया का सिस्टम होगा। देखो इस नाविक को ओरिजिनली अप्रूव कर दिया गया था 2006 में, फिर उसके बाद हमने सोचा था 2011 तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली ऑपरेशनल हो पाया 2018 में, यानी 2018 में ही हम लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वर्क अभी यहाँ पर नाविक कर नहीं रहा है। इससे होगा क्या कि जो फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम है यानी विदेशी सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिलेंगी अमेरिका की, तो इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हम अपने हिसाब से सारा काम कर पाएंगे, अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जीपीएस के ऊपर विश्वास करना या ग्लोनास के ऊपर विश्वास करना, ये चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी। हम अपने हिसाब से अपनी तरह से काम कर पाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये आने वाले समय पर ये सिस्टम देने से मना कर दे। तो जैसा कारगिल वॉर के समय पर हुआ था, आपको पता होगा, जब कारगिल वॉर के समय पर जो पाकिस्तान की आर्मी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ गई थी, तो उस समय पर हमने मांग भी की थी यूएसए से कि यार जो सिस्टम है वो यूज़ करने दो और देखने दो, ट्रैक करने दो कहाँ कहाँ पर ये लोग बैठे हैं, लेकिन यूएसए ने वो सिस्टम दिया नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आती हैं, ठीक है ना। तो ये नाविक क्या है, तो नाविक बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अंदर टोटल हमने 7 एक्टिव सैटेलाइट्स को लॉन्च किया हुआ है। 7 सैटेलाइट्स हैं जो कि इंडिया के पूरे लैंडमास को कवर करेंगी। भारत का जितना भी हिस्सा है उसको लेकर सारी लोकेशंस आपको मिल जाएंगी नाविक के अंदर में। और इनफैक्ट यहाँ पर हमारी बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक का और भी जो बाकी एडिशनल एरिया है ना, उसको भी यहाँ पर ये ट्रैक कर सकता है। तो इतना बेहतरीन सिस्टम है। अब इन 7 सैटेलाइट्स को कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर और कुछ सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर। ये क्या होती हैं, तो पृथ्वी से लगभग 35,000 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये ऑर्बिट देखने को मिलता है। ये होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और ये होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। होगा क्या कि यहाँ पे जब हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे तो बेसिकली अर्थ के साथ साथ
बाद वो सैटेलाइट्स घूमती रहेंगी। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसी वैसी वो सैटेलाइट्स भी घूमेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, इंडिया की मैपिंग करनी है। तो इंडिया को टारगेट कर कर हम क्या करेंगे, उन सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे। तो अर्थ घूमेगा तो उन सैटेलाइट्स का घूमना भी ज़रूरी होगा, ताकि हमारे पास हमेशा के लिए वो सर्विस मिलती रहे। ठीक है ना, हमेशा के लिए हम लोग को मैपिंग्स वगैरह मिलती रहें, लोकेशंस मिलती रहें। ठीक है ना, हम लोग इंडिया का जो पूरा लैंड मास उसको हमेशा ट्रैक करते रहें। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे मैंने बताया कि पृथ्वी से लगभग 35,000 किलोमीटर की दूरी पर आपको इस प्रकार से ये ऑर्बिट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। ये क्या करेंगे, भारत का वेदर कैसा है वो सब बताएंगे, है ना। इनफैक्ट यहाँ पर जो हमारा वो होता है ना ट्रैफिक सिस्टम जो होता है, उस ट्रैफिक सिस्टम को ट्रैक करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये देगा। जो भी यहाँ पे पृथ्वी पर चल रही है उन सबको लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला करेगी। अब ये जो नाविक है दो प्रकार की सर्विस देगा, एक होती है एसपीएस और एक होती है आरएस। एसपीएस सर्विस मतलब स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। अब इसके मतलब क्या क्या है तो मैं आपको यहाँ पर उसको समझाता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा। तो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस का मतलब है सभी यूजर्स के लिए, यानी एक ऐसी सर्विस होंगी जो कि सभी लोग इस्तेमाल कर पाओगे, आप मैं हम हर कोई इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्टेड सर्विस होती हैं, यानी कुछ ऐसा डेटा भी वो प्रोवाइड करवाएगा जो कि हम आप यूज़ नहीं कर सकते। वो केवल यहाँ पर मिलिट्री यूजर्स के लिए होगा, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए होगा। ठीक है ना, वो हमारे कंट्री का एक तरीके से कह सकते हो बहुत सीक्रेट डेटा, पर्सनल डेटा होगा। तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज भी होंगी। तो दो तरीके की सर्विस यहाँ पर ये नाविक देने वाला है, हमारे मिलिट्री के पर्पज से और हमारे जो इंडिविजुअल पर्पज है उनके पर्पज से भी यहाँ पर ये बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। बात क्लियर हो गई। अब कुछ और फीचर्स के बारे में हम लोग नाविक के बारे में बात करते हैं। तो नाविक का जो सिस्टम है ना, आज के समय पर वो काफ़ी बढ़ चुका है। ये हमें रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन, कहाँ कहाँ पर ट्रेन है ना, इस प्रकार के सिस्टम को लेकर काम करेगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगातार प्रोवाइड करवाएगा, जैसे कि यहाँ पर एमरजेंसी वार्निंग को लेकर हो गया, है ना, जो व्हीकल्स ट्रैकिंग हो गई, है ना, गाड़ी को ट्रैक करना हुआ। उसके बाद में बहुत सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे देश के अंदर, उनके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे चिपसेट्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है कि वहाँ पर नेविक सिग्नल रिसीव हो जाएंगे, है ना। क्योंकि आपको यहाँ पर नेविक जो अपने मोबाइल में अगर यूज़ करना है ना, तो उसके लिए बहुत सारे चिपसेट्स लगते हैं। तो कुछ चिपसेट्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं जो कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन भी करे गए हैं, जो कि नाविक सिग्नल्स को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समय लगेगा इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट होने में, पूरी तरह से लागू होने में, कि आप भी यहाँ पर इस नाविक की सर्विसेज को ले पाओ। ठीक है ना, जैसे जीपीएस की सर्विसेज को लेते हो। अब बात ये करते हैं कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे, यानी ये हमारे कंट्री का सिस्टम हो गया नाविक। अब इसको हम लोग दुनिया भर के जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं उनके साथ में कंपेयर करके देखेंगे। तो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एक पिक्चर और है मेरे पास में, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो यूएसए का जो सिस्टम है ना, वो कौन सा है, वो है जीपीएस। बात क्लियर हो गई। ये अमेरिका का है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये क्या करता है, ये पूरे दुनिया भर का डेटा प्रोवाइड करवाता है, ये पूरे वर्ल्ड को ट्रैक करता है। लेकिन जो नाविक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, IRNS करके, तो ये रीजनल डेटा प्रोवाइड करवाता है। रीजनल यानी कि केवल और केवल इंडिया का डेटा प्रोवाइड करवाएगा, और इंडिया के बॉर्डर से लगभग जो बाकी कुछ 1500 किलोमीटर के एडजेसेंट एरियाज होंगे उनका डेटा प्रोवाइड करवाएगा, है ना। तो ये रीजनल डेटा प्रोवाइड करवाएगा, और ये जो जीपीएस है वो पूरे दुनिया भर को लेकर यहाँ पर ट्रैक करता है सारी इन्फॉर्मेशन। तो यूएसए का जीपीएस हो गया, भारत का IRNSS हो गया, जिसको हम लोग नाविक भी बोलते हैं। बात क्लियर हुई। फिर उसके बाद में रशिया का आपको देखने को मिलेगा ग्लोनस, ये रशिया का सिस्टम है। फिर उसके बाद में गैलीलियो, ये यूरोपियन यूनियन का सिस्टम है। इसके अंदर 40 सैटेलाइट हैं, ऐसी ग्लोनस के अंदर 24 सैटेलाइट्स हैं। इधर यहाँ पर जीपीएस के अंदर लगभग 55 के आसपास सैटेलाइट्स हैं। फिर उसके बाद में बेडू, ये चाइना का है। फिर उसके बाद में ये इंडिया का सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब यहाँ पे जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं ना, तो इंडिया का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। ठीक है ना, कंपैरिजन में भारत का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो जीपीएस सिस्टम है वो पूरे दुनिया भर को ट्रैक करेगा, और जो हमारा वाला सिस्टम है वो केवल और केवल इंडिया को ट्रैक करेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर लगातार फोकस ये है, और हम लोग काम कर भी रहे हैं इसके ऊपर, कि हम एक ऐसा सिस्टम बना दें कि ये पूरे वर्ल्ड को ट्रैक करे, पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे। तो जीपीएस जैसे लोग अपना रहे थे ना, वैसे दुनिया भर की कंट्रीज नाविक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तो इसके ऊपर भी लगातार काम चल रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हमारे को यहाँ पर मिलती है। बात क्लियर हो गई। तो ये आप देखोगे 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है, 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ये दोनों ऑर्बिट्स कहाँ पे होते हैं, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है ना, तो ये आप लोग देखोगे लगभग पृथ्वी से 35-36 हज़ार किलोमीटर की दूरी पर आपको ये देखने को मिलेंगे। कॉस्ट कितनी लगी है, लगभग 1420 करोड़ रुपए की यहाँ पर कॉस्ट लगी हुई है। ये पूरे इंडिया को कवर करेगा, और साथ ही साथ में इंडिया से बाहर लगभग 1500 किलोमीटर तक के जो बॉर्डर्स हैं उनको भी कवर करने की क्षमता रखता है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, क्योंकि ये एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन को देखेगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये रीजनल वर्ड लगा हुआ है, जबकि जीपीएस पूरे वर्ल्ड तक को ट्रैक कर सकता है।
अब अगर आपको और डिटेलिंग्स यहाँ पर पढ़नी है, डिफरेंसेस पढ़ने हैं जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और QZSS के बीच में, तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हो। मैंने डिटेलिंग्स और प्रोवाइड करवा दी हैं। वैसे यहाँ पर बस खाली ये ध्यान रखना कि हाँ, गैलीलियो कौन से देश का, यूरोपियन यूनियन का है, ग्लोनास रॉसकॉस्मोस यानी रशिया का है, फिर जीपीएस यहाँ पर अमेरिका का है और QZSS यहाँ पर जापान का देखने को मिलेगा। बस खाली कौन से देश का क्या क्या सिस्टम है, इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास में रख सकते हो। मैचिंग के पर्पज से या किसी भी पर्पज से आपसे सवाल बन सकता है। तो जीपीएस के अंदर टोटल 55 सैटेलाइट हैं, जबकि नाविक के अंदर 8 सैटेलाइट है, जिसमें से एक फेल मार गया था, तो 7 सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। ये बेसिकली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में देखने को मिलेंगी। हमारी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस प्लस जियो स्टेशनरी दोनों ऑर्बिट्स में है। ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी तो सिंगल है, यहाँ पर डुअल फ्रीक्वेंसी है। और रेंज की बात करें तो ये दुनिया भर को कवर करेगा और ये केवल इंडिया के लेवल को कवर करेगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो न्यूज़ समरी क्या है, ये तो हमने नाविक के बारे में जाना। अब होता क्या है कि हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि हम नाविक का इस्तेमाल को और ज़्यादा बढ़ा दें। आने वाले समय पे जो और भी सैटेलाइट्स वगैरह हम लोग लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर हम लोग L1 फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो L1 फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो कि अभी के समय पर जीपीएस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के समय पर आप देखोगे ना, 3 फ्रीक्वेंसीज होती हैं, L1, L2 और L5। तो L1 फ्रीक्वेंसी भी हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो इसको लेकर ये इन्फॉर्मेशन आई है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारा नाविक सिस्टम है ना, उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे और ज़्यादा बड़े लेवल पर वियरेबल डिवाइसेस के अंदर। यानी आप जो सामान पहनते हो, इनफैक्ट जो स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, है ना, उसके अंदर भी आप ये नाविक वाला सिस्टम यूज़ कर पाओगे। तो इसके अंदर ये कुछ एडिशनल चेंजेस हो रहे हैं, एक इंप्रूवमेंट सा नज़र आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर कवर करी गई है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 2K प्लस लाइक्स का, जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। सुबह वाले वीडियो में काफ़ी सपोर्ट करते हो, शाम वाले वीडियो में भी इस प्रकार से आप अपना सपोर्ट दिखाया करो, अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। डेफिनेटली पूरा का पूरा जो वीडियो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। सब कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। दूसरा आर्टिकल बात करता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर ग्रोइंग गेनिंग ग्लोबल अटेंशन। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, पुराने ज़मानों में जो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, वो सेक्टर आज के समय पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दुनिया भर के अंदर। उसको लेकर आप कह सकते हो आज के समय पर बहुत ज़्यादा अटेंशन क्रिएट हो रहा है। तो उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो आप कह सकते हो ये बेसिकली कुछ आपको ओपिनियन क्रिएट करने के लिए देगा। ये बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल जो है एक एडिटोरियल की तरह काम कर सकता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो हुआ क्या कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर मेंशन किया कि देखो भैया, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं, जो पुराने ज़माने में हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिनमें बीमारियों को ठीक करने की शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आज के समय पर ज़रूरी बन जाता है। और इनफैक्ट दुनिया भर के अंदर अभी के समय पर इनकी वैल्यू बढ़ भी रही है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती हैं, पहले इसको समझते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन पुराने ज़माने के, यहाँ पर ये सारी की सारी दवाइयाँ मैंने आपको बताया। और बेसिकली यहाँ पर इनका काम है जो भी आपकी हेल्थ है उसको ठीक करना। और हम लोग करते क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि पूरे दुनिया का एक सबसे पुराना मेडिकल साइंस है। सबसे पुराना यानी सबसे पुराने ज़माने में इन्हीं मेडिसिन का, ऑब्वियस ही बात है उस समय कोई इतनी मॉडर्न साइंस थी नहीं, तो उसी समय पर अगर कोई चोट ठीक करनी है या कोई बीमारी उसको ठीक करनी है तो यहाँ पर ये वाला नुस्खा अपनाया जाता था, है ना। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप में जाना जाता है कि भारत में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। भारत एक रिपोजिटरी है इस चीज़ का। भारत के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बीमारियों को सही करने की शक्तियां हैं, वो ऐसे प्लांट्स ढेर सारे भरपूर मात्रा में इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर जो जंगल है ना, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस से नहीं, दवाइयों के पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ में एरोमेटिक पर्पस से, यानी कि बहुत सारे ऐसे खुशबूदार प्लांट हैं जिनका हम लोग साबुन के अंदर, परफ्यूम के अंदर, बाकी सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि लगभग 8000 के आसपास हर्बल रेमेडीज़ जो है ना, वो इंडिया के अंदर कोडिफाई करी गई हैं। 8000 के आसपास यहाँ पर इस प्रकार से रेमेडीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ये कोडिफाई करी गई हैं भारत के आयुष सिस्टम के अंदर। आयुष सिस्टम क्या है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्ध, फोक, जो आपको ये पूरा मेडिसिन सिस्टम देखने को मिलता है। अब इंडिया का जो ये पूरा का पूरा मेडिसिनल प्लांट्स का मार्केट साइज़ है वो कहाँ पर है, इसको समझते हैं। देखो, मेडिसिनल प्लांट का जो मार्केट साइज़ है भारत का, वो 2019 के समय में लगभग $4.2 बिलियन के आसपास पहुंच गया था।
ये रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, सॉरी डॉलर बोल दिया मैंने। 4.2 बिलियन रुपीज़ के आसपास का मार्केट पहुँच गया था 2019 में। हमारा फोकस ये है कि हम इस ट्रेडिशनल मेडिसिन के मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दें। 2030 तक हम इसको 14 बिलियन रुपीज़ तक पहुंचा दें, ये हमारा एक टारगेट है। यानी कि यूएस डॉलर्स में देखें तो 188.6 मिलियन डॉलर तक का मार्केट पहुंचाने का हमारा मकसद है। जो ये आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी जो एक्सपोर्ट वैल्यू है, यानी कि जो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट वैल्यू भी आज के समय पर बढ़ चुकी है। आप देखोगे 2021 में इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 539 मिलियन डॉलर्स के आसपास देखने को मिलेगी। तो हमने काफ़ी सारा एक्सपोर्ट भी किया है, जबकि 2014 में एक्सपोर्ट इतना अच्छा था नहीं। बात क्लियर हो गई। तो आयुष सिस्टम के अंदर ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आयुष क्या है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये पूरा का पूरा आपको आयुष की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। लगभग 40,000 के आसपास जो एमएसएमईज हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, वो आज के समय पर इस आयुष सेक्टर के अंदर एक्टिव हैं। यानी कि वो बेसिकली यहाँ पर होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, इन चीज़ों को लेकर काम करते हैं। ऐसे यहाँ पर अलग अलग बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के समय पे लगातार ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला। नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगातार हो रहा है। अब हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, यानी हमारी गवर्नमेंट के कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलेंगे जो कि आज के समय पर इस सेक्टर को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई है। साल 2014 में यूनियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बनाया, एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी, जो कि क्या करेगी, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर को देखेगी, प्रमोट करेगी आयुर्वेदा को। तो उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी गई, ठीक है ना। फिर हमने नेशनल आयुष मिशन को स्टार्ट किया। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया। और बेसिकली नेशनल आयुष मिशन हम लोग लॉन्च करते हैं अपने 12वें प्लान के अंदर में। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या कर सकें, इस आयुर्वेदा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकें, आयुर्वेदा के बारे में लोग जान सकें। इनफैक्ट यहाँ पे ना केवल आयुर्वेदा के साथ साथ यहाँ पर सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। जो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, तो उसके पर्पज़ से ये काम किया गया। फिर हाल ही में काफ़ी सारे और भी कदम उठाए गए, जैसे एक नई कैटेगरी आयुष आहार यहाँ पर लेकर आया गया FSSAI के थ्रू, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर लेकर आया गया। मैंने फुल फॉर्म शायद गलत बोल दी क्या, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं शायद अथॉरिटी लगाना भूल गया था, ठीक है ना। तो FSSAI की फुल फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगी। तो FSSAI ने क्या किया, इस आयुष आहार को इंट्रोड्यूस किया। अब आप देखोगे ये जो आयुष है, ये इसको लेकर हमने एक और कदम उठाया है, आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया गया। ये क्या करेगा, ये बाहर विदेशों में जो आयुष के प्रोडक्ट्स हैं, खासकर मैंने आपको बताया जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनको यहाँ पर हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, इनका एक्सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकें, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये कदम उठाया गया है। साथ ही साथ में सरकार ने आयुष पार्क के नेटवर्क को क्रिएट करना स्टार्ट किया, ताकि आयुष के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया जा सके, है ना। उसके बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के कदम उठाए गए हैं। बात क्लियर हो गई। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये तो जो अभी हमने बात करी कि हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, दुनिया भर के लेवल पर देखोगे तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि आज के समय पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करती हैं। हमारी केंद्र सरकार ने इनफैक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने जो कुछ एफर्ट्स लगाए हैं उसको यहाँ पर और ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को अभी रिसेंटली एस्टेब्लिश किया है जामनगर, गुजरात के अंदर, ठीक है ना। दुनिया भर का ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है वो भारत के अंदर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया जामनगर के अंदर में। तो हमारी केंद्र सरकार ने इस चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट भी किया है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें न्यूज़ में क्यों है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9th आयुर्वेदा, जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है ना, ये जो फंक्शन था बेसिकली, इस फंक्शन को यहाँ पर अटेंड किया। और वहाँ पर इन्होंने लगभग 3 अलग अलग आयुष इंस्टीट्यूट्स का उद्घाटन किया है। मतलब इस प्रकार के 3 और आयुष इंस्टीट्यूट्स खोले गए। कहाँ पर, एक है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद, तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली और पणजी के अंदर में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का उद्घाटन किया गया रिसेंट वाली इस मीटिंग के अंदर में। तो ये नवी वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस मीटिंग थी, ये फंक्शन था जिसको यहाँ पर अटेंड किया गया। बात क्लियर हो गई। उसके साथ साथ आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और बोली है कि लगभग आज के समय पर
30 से ज़्यादा यहाँ पर ऐसे देश देखने को मिलेंगे जिन्होंने आयुर्वेदा को आज के समय पर एक रिकग्निशन दिया है, उन्होंने वैल्यू समझी है ट्रेडिशनल मेडिसिन की। उन्हें लगता है कि हाँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन में ज़्यादा दम देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है, ये क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो ये जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है, पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के थ्रू, जहाँ पे हम क्या करते हैं, आयुर्वेदा को दुनिया भर में प्रमोट करने का काम करते हैं। तो अभी जो ये पूरी फंक्शन हुआ है ना, इसका जो नवा एडिशन वो है बेसिकली अभी रखा गया था, और इसका थीम क्या था, थीम था आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ ये थीम था। आपसे वनडे एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। तो इस बार का फंक्शन कहाँ पे हुआ, गोवा के अंदर पंजिम में ये फंक्शन रखा गया था। बात क्लियर हो गई। अब इस वाले आर्टिकल को थोड़ा रुक कर डिस्कस करेंगे, पहले और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं पुअर स्टेट ऑफ अंडर ट्रायल्स के बारे में। देखो, जो अंडर ट्रायल वाली सिचुएशन है आज के समय पर हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर है, जिसकी वजह से हमारे जेल का जो सिस्टम है वो बिगड़ता जा रहा है। तो हमें क्या क्या करने चाहिए, आपको यहाँ पे अगेन कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल आप अपने मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी कर सकते हो। तो न्यूज़ यहाँ पर क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने यहाँ पर इस इशू को उठाया है। इन्होंने ये बताया है भारत के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडर ट्रायल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जेल का सिस्टम खराब होता जा रहा है। तो ये अंडर ट्रायल्स होते क्या हैं? अंडर ट्रायल बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा पर्सन देखने को मिलेगा जिसको यहाँ पर जेल में डाल तो दिया है, लेकिन उसके ऊपर अभी केवल ट्रायल चल रहा है ना, केवल यहाँ पर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी कोई सबूत मिले नहीं है, वो क्रिमिनल साबित नहीं हुआ है, वो दोषी साबित नहीं हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर उसके ऊपर पूरा का पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी रन कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर ट्रायल। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो जेल में आज के समय पर भरे पड़े हैं, इन्हीं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो स्टेटस क्या है अंडर ट्रायल्स का भारत में, इसको समझते हैं। जो हमारे पास में एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, अगर हम रिपोर्ट को देखते हैं ना, तो पिछले 10 सालों के अंदर में जो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स है ना, वो लगातार जेलों में बढ़ते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट 2021 के अंदर ये अपनी पीक पर पहुंच चुका था। साल 2020 के अंदर देखोगे तो हमारे देश में जितने भी जेल हैं, उनमें जितने भी कैदी हैं, उनमें से 76% जितने भी कैदी हैं ना, वो सब अंडर ट्रायल्स के अंदर थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो अंडर ट्रायल का नंबर कितना ज़्यादा बड़ा है। और इन 76% में से भी 68% के आसपास ऐसे व्यक्ति थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे या स्कूल से ड्रॉप आउट थे, स्कूल से निकल कर आए थे। अब देखो, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये दो ऐसे रीजन देखने को मिलेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा रेशियो देखने को मिलेगा अंडर ट्रायल्स का, जो कि जेल के अंदर है। लगभग 91% का रेशियो यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर दिल्ली, जम्मू कश्मीर के बाद में आता है बिहार, देन पंजाब, यहाँ पर 85% का रेशियो देखने को मिलता है। देन ओडिशा के अंदर 83% का रेशियो देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल वाले कैदी देखने को मिलते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे कुछ चिंता वाली बात है। कंसर्न क्या है? तो है इसमें चिंता वाली बात क्या है? चिंता वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जितने भी व्यक्ति हैं ना, ये सब यहाँ पर रिसोर्स लेस प्रिजनर्स हैं। यानी यहाँ पर ये जो कैदी हैं ना आज के समय पर, ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं और ये अपनी बेल के बारे में भी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन के पास है नहीं, और यहाँ पर इनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। इनफैक्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी बेल को भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने लिए बेल भी नहीं ले पा रहे हैं। और फिर एक चीज़ और है, इनको डर है कि सोसाइटी के अंदर हमारी इमेज खराब हो चुकी है। तो वो डर भी यहाँ पर इनके पूरे मतलब मन के अंदर वो है भर चुका है। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर पहली चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरा यहाँ पर है वायलेंस एंड एब्यूजेस इन जेल। अगर वो जेल में हैं अंडर ट्रायल वाले लोग, और सपोज यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो यहाँ पर दोषी ना हो, तो वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो जेल के अंदर फेस कर रहा है। अलग अलग प्रकार के वायलेंस हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, एब्यूजिंग हो रही है ना। इनफैक्ट यहाँ पर राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं जेल के अंदर में, वो उन चीज़ों को फेस करता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभी यहाँ पर डेथ भी हो जा रही है उन कैदियों की, ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। फिर एक और प्रॉब्लम है वहाँ पे, वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है कि बहुत सारे जो जेल आज के समय पर यहाँ पर ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है, यानी कि जेल के अंदर जितनी लिमिट होनी चाहिए उससे ज़्यादा कैदी भरे पड़े हैं, और जो स्पेस है उसकी कमी है, जिसकी चक्कर में एक हेल्दी कंडीशन वहाँ पर मेंटेन हो नहीं पाती है, और जिसकी चक्कर में आप देखोगे जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो फैलने लगती हैं, इन्फेक्शियस बीमारियाँ फैलने लगती हैं, टीबी जैसी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई। मान लो कोई बीमार है वो जेल में, तो वो बाकी सारे कैदियों को भी बीमार कर रहा है। जैसे टीबी जैसी बीमारी जो है ये फैलती है एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति में। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आज के समय पर नज़र आ रही हैं। फिर एक और कंसर्न है, वो है सफरिंग ऑफ द फैमिलीज एंड द सोशल स्टिग्मा। यानी जो व्यक्ति अंडर ट्रायल है, जेल के अंदर है ना, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसके जो परिवार वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
वो लोग यहाँ पर और ज़्यादा गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। सोसाइटी का जितना भी यहाँ पर मतलब गाली गलौच है वो सब यहाँ पर वो फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारी केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि उस परिवार वाले के साथ में, उसके घर वालों के साथ में रेप हुआ या फिर ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया गया। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर उसके परिवार वाले फेस कर रहे होते हैं। तो ये कुछ कंसर्न से, कुछ चिंताएं यहाँ पर नज़र आती हैं अंडर ट्रायल्स को लेकर। अब बात करते हैं कि हमारा संविधान क्या बात करता है अंडर ट्रायल्स के प्रोटेक्शन को लेकर। हमारा संविधान इन अंडर ट्रायल्स की सुरक्षा को लेकर क्या क्या बोलता है। तो जितने भी यहाँ पर जेल का सिस्टम है, प्रिजन का सिस्टम है, ये सब हमारा स्टेट सब्जेक्ट है ना, ये हमारी राज्य सरकारों के अंडर में आता है। तो ये सारी बातें स्टेट सब्जेक्ट के अंदर है, क्योंकि हमारे संविधान में जो 7वां शेड्यूल है वो बात करता है अलग अलग लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स होंगे वहाँ पे हमारी राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 4 में आप देखोगे प्रिजन वाला सिस्टम, यानी पूरा जेल वाला सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। तो उसका मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ हमारी केंद्र सरकार के पास में आता है। हालांकि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो लगातार इनको गाइडेंस देती है राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज को, कि आपको कैसे कैसे यहाँ पर कैदियों को टैकल करना है ना। तो गाइडेंस वगैरह मिलता रहता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आती हमारी राज्य सरकार के अंडर में है। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में संविधान का आर्टिकल 39A देखो। आर्टिकल 39A जो है ना वो क्या बोलता है, वो हमारे स्टेट्स को डायरेक्शन देता है कि वो इंश्योर करें और बेसिकली यहाँ पर लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवाएं और जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो जिसके बेसिस पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये कैदी हैं उनको भी ट्रीट करना होगा, ठीक है ना। एक जस्टिस को प्रमोट किया जा सके, ऑब्वियस ही बात है जस्टिस जल्दी से जल्दी दिया जा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिले और इनके पास में हक है कि राइट टू फ्री लीगल एड, है ना, ये जानकारी ले सके उस चीज़ के बारे में, लीगल चीज़ों के बारे में यहाँ पर ये समझ सकें। तो वो सारे यहाँ पर इनके पास में हक भी देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 क्या बात करता है, लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे हमारा संविधान बोलता है कि देखो भैया आर्टिकल 21 यानी कि ये फंडामेंटल राइट सभी के पास में है। तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको आप नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो अंडर ट्रायल पर्सन्स है इनको यहाँ पर इस प्रकार से इनको लेकर हमें संविधान में ये चीज़ें देखनी चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन किया गया आर्टिकल में। अब बात यह है कि देखो अलग अलग कमेटियाँ बनाई गई। अलग अलग कमेटियाँ क्यों बनाई गई, ताकि यहाँ पे हम इस पूरे जेल के सिस्टम के अंदर कुछ रिफॉर्म्स कर सकें, बदलाव कर सकें। तो इसके लिए अलग अलग रिकमेंडेशन आए। तो होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमितव रॉय रिटायर्ड जो एक व्यक्ति हैं यहाँ पर एक कमेटी बनाई। अब जस्टिस अमितव रॉय ये बेसिकली इस कमेटी को हेड कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर अपने रिकमेंडेशन दिए। इन्होंने बोला कि हाँ भैया बिल्कुल हमें इस पूरे जेल सिस्टम के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या करना होगा, जो जेल के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ है ना, इसका एक उपाय निकालना होगा। उपाय क्या होना चाहिए, पहला स्पीडी ट्रायल, ठीक है ना, क्योंकि जेल के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंडर ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो भैया उनका केस आप जल्दी जल्दी निपटाओ। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, तुरंत यहाँ पर एक केस निपटना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है लॉयर टू प्रिजनर रेशियो। आज के समय पर यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होता यहाँ पर यह है कि जो कैदी हैं ना वो बहुत सारे हैं और उनके लिए लॉयर बहुत कम है। तो इस रेशियो को ठीक करना होगा। लगभग हर 30 कैदियों के लिए एक लॉयर तो होना चाहिए, ताकि उनके केस की सुनवाई करके जल्दी जल्दी वो केस निपटते रहे, जेल खाली रहे, है ना। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि ऐसी सिचुएशन है नहीं, कैदी भरपूर मात्रा में है और लॉयर बहुत कम है। तीसरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया है, इस कमेटी ने यहाँ पर बोला कि भैया आप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा, जल्दी जल्दी जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ना उनको फटाफट देखेगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं और फटाफट देखकर यहाँ पर उनको सॉल्व करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है वो केस भी निपट जाएंगे। ये तो बात हो गई ओवर क्राउडिंग को लेकर कि हाँ जेल में भीड़ को कैसे कम कर सकते हैं। फिर कमेटी ने बताया कि जो कैदी हैं उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। देखो हर एक कैदी को ना एक फ्री फ़ोन कॉल देना चाहिए, ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में बातचीत कर सके, है ना। जो वीक होता है उस वीक में यहाँ पर एक आध दिन मिलने का टाइम मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर बोला गया। दूसरा लीगल एड, यहाँ पर उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमें वोकेशनल स्किल्स देनी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए उस कैदी को, ताकि वो कुछ सीख सके, उसको स्किल्स भी मिलती रहे जेल के अंदर, वो बेकार ना हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इस कमेटी ने बोला। फिर साल 2017 में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने भी रेकमेंड किया कि जो अंडर ट्रायल्स है ना, जिन्होंने यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत समय निकाल लिया है, जो भी इनकी सज़ा थी उसका 1/3 समय यहाँ पर बिता लिया है, तो बेसिकली उसको छोड़ दिया जाए, बेल पर रिलीज़ कर दिया जाए, है ना। तो इससे भी यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, जेलों को खाली कर पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आती हैं। ये मैंने आपको पूरा का पूरा अंडर ट्रायल का सिनेरियो बता दिया, इसी के बेसिस पर थंबनेल लगाया। इसके ऊपर कोई मूवी भी है, मैंने ऑब्वियस ये बातें नहीं देखी है, लेकिन वो पिक्चर मिला तो मैंने लगा दिया।
नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल हम कल डिस्कस करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए थे। तो एयर ब्रीथिंग इंजन्स के बारे में चर्चा की जा रही है। समझेंगे एयर ब्रीथिंग इंजन्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल से भाषा में आपको आज स्क्रैम जेट, राम जेट, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो सबसे पहले समझते हैं न्यूज़ क्या है। हमारे पास में न्यूज़ ये निकल कर आती है कि जो हमारा इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सक्सेसफुली स्क्रैम जेट इंजन का जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लिया है। स्क्रैम जेट बेसिकली एक एयर ब्रीथिंग इंजन है, एक ऐसा इंजन जो कि वातावरण की हवा का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को पकड़ता है, जैसे हमारा एरोप्लेन हो गया। तो एयर ब्रीथिंग इंजन्स क्या होते हैं, जो कि हवा का इस्तेमाल करके अपने फ्यूल को जलाते हैं, जिससे यहाँ पर उनको एक स्पीड मिलती है। तो जब हम बात करते हैं एयर ब्रीथिंग इंजन्स की, तो इसमें 3 प्रकार के इंजन्स आते हैं। एक होता है टर्बो जेट, और एक होता है राम जेट, और एक होता है स्क्रैम जेट। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमने स्क्रैम जेट वाली टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो स्क्रैम जेट इंजन कौन सा है, लास्ट वाला, ये बहुत एडवांस लेवल का है। इसकी स्पीड एक अल्टीमेट लेवल पर है। कैसे काम करते हैं आओ इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे। पहले हम लोग एरोप्लेन को उड़ाना समझते हैं, मतलब उड़ाना नहीं सिखाऊंगा, एरोप्लेन उड़ता कैसे है ये यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब आप लोग एरोप्लेन को देखते हो ना, तो एरोप्लेन उड़ता कैसे, कभी कुछ सोचा है? तो कहोगे हवा में उड़ रहा है, तेल है इसके अंदर, फ्यूल है, तो उड़ रहा है, क्या दिक्कत है? देखो उड़ने के पीछे का रीज़न है ये 2 चीज़ें जो आपको ये दिख रहे हैं ना, टर्बो जेट, ये दो टर्बो जेट लगे पड़े हैं। अगर ये ना हो तो एरोप्लेन बिल्कुल बेकार है। इस ढांचे को जो उड़ा रहा है ना, ये 2 टर्बो जेट ही हैं, इन्हीं की मदद से एरोप्लेन उड़ रहा है। ये ना हो तो काम खत्म, एरोप्लेन किसी काम का नहीं है। तो इसके अंदर यही वाला सिस्टम लगा है। कौन सा वाला? ये वाला सिस्टम। कैसे काम करता है आओ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो इस प्रकार से जब आप पास से देखोगे तो टर्बोजेट ऐसा नज़र आता है। इसका काम क्या है, जब एरोप्लेन चलेगा तो यहाँ पे जो इसके सामने फ़ैन लगा है, जो पंखा लगा है, वो घूमेगा, ठीक है ना। अब वो घूमेगा गोल गोल, तो घूमने के बाद में क्या करता है, वो बाहर से हवा को खींचता है, बाहर से हवा को खींचता है, और खींचने के बाद में जितनी स्पीड से खींचा उससे कहीं गुना ज़्यादा स्पीड से उस हवा को पीछे से फेंक देता है, जिससे यहाँ पर वो चल पाता है। तो आप कहोगे ये क्या हो गया, ये तो कुछ समझ में आया नहीं। तो अब यहाँ पर समझना, एक गुब्बारे का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर एक बलून है, आपने यहाँ पर क्या किया, उस गुब्बारे को फुलाया, फुलाने के बाद में नीचे से दबा दिया। अब छोड़ो उसे, जब छोड़ोगे तो क्या होगा, हवा पीछे आएगी, है ना, और गुब्बारा आगे भागेगा। वही सिस्टम यहाँ पर एरोप्लेन के अंदर में है। जो टर्बोजेट है ये क्या करते हैं, जो हवा है हमारे वातावरण की, उस हवा को खींचते हैं और दुगनी स्पीड से पीछे फेंकेंगे। जब दुगनी स्पीड से पीछे फेंकेंगे तो यहाँ पर एरोप्लेन जो है हमारा सामने चलता हुआ नज़र आता है। ये हमारे टर्बोजेट का काम होता है ना। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा ये सफ़ेद कलर का क्या दिख रहा है, ये ऐसे लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है कि देखो अब पता चल रहा है कि यहाँ पर ये एरोप्लेन रुका हुआ है, ये टर्बोजेट, ये जो फ़ैन है ये नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये पंखा नहीं चल रहा है। अगर ये पंखा चल रहा होता तो ये सफ़ेद कलर का जो दिख रहा है ना गोल सा, ये यहाँ पर दिखता नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट करता है कि भैया इसके सामने कोई ना जाए, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से हवा को खींचता है ना कि अगर इसके सामने कोई व्यक्ति आ जाए या कोई भी सामान भी आ जाए वो सब ये अपने अंदर समेट लेगा, ठीक है ना। हालांकि अंदर नहीं जा पाएगा लेकिन समेट लेगा। तो ये यहाँ पर इसकी एक पावर देखने को मिलती है। बात क्लियर हो गई। तो टर्बोजेट एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये रहे टर्बोजेट, जिनका एक बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बेसिस पर हमारा जो प्लेन है वो चलता हुआ नज़र आता है। अब इनको अंदर से देखते हैं, ये अंदर से कैसे नज़र आते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपको जो टर्बोजेट का सिस्टम है, एक सेकंड रुक जाओ, वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है टर्बोजेट पूरा। इसके अंदर ये वाला जो कहलाता है ना, ये जो है ये हमारा कंबस्शन चैम्बर है। यहाँ से यहाँ तक कंबस्शन चैम्बर हो गया, और इधर हो गया हमारा पूरा का पूरा हॉट सेक्शन, और या मतलब कंबस्शन वाला सेक्शन हो गया। इधर पीछे एग्जॉस्ट वाला सेक्शन हो गया, जहाँ से यहाँ पे हवा निकल रही होगी। अब कैसे काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बाहर से हवा हमारी यहाँ पर आती है ना, जो वातावरण की हवा है वो सब यहाँ पर एंटर करी। और करना क्या, पहले तो हमें देखो इस पंखे को घुमाना भी है। ये पंखा घूमेगा तभी तो हवा को अंदर खींचेगा। तो इस पंखे को घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। ये हवा गई हमारी अंदर। कुछ हवा तो देखो पहले, ज़्यादातर हवा तो यहाँ पे ऊपर से निकल जाती है, कुछ हवा यहाँ पर अंदर से गुजरती है। जब वो अंदर से गुजर रही होती है ना, तो क्या होता है, जब वो अंदर से गुजर रही होती है तो यहाँ पर पीछे क्या लगा हुआ होता है, नोजल लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक सेकंड में दूसरा पिक्चर लेकर आ रहा था, तो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, वो पिक्चर में शायद लेकर आया तो था यार, कहाँ गया, एक सेकंड, कहाँ गया भैया। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे नोजल लगा हुआ आपको मिलेगा। नोजल क्या करेगा, यहाँ पर धीरे धीरे तेल का छिड़काव करेगा, तेल का छिड़काव करेगा, और यहीं पर हमारे पास में आप कह सकते हो कि आग भी है, सभी चीज़ है ना, कंबशन चैम्बर भी है, हमें आग भी मिल रही है और तेल भी मिल रहा है।
आग भी मिल रही है और तेल भी मिल रहा है, तो जला देंगे। लेकिन आप ये सोचो, क्या बिना ऑक्सीजन के आग जल सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो हवा गई ना अंदर, ये क्या करेगी, ये यहाँ पर इसको बेसिकली ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ऑक्सीजन मिलने के बाद, मैंने कि एयर मिलने के बाद में यहाँ पर आग लग जाएगी, यानी एनर्जी जनरेट होगी। उस एनर्जी से यहाँ पर ये टरबाइन घूमेगा। अब वो टरबाइन घूमेगा, वो इस पंखे को घुमाएगा। तो आप कहोगे टरबाइन पंखे को कैसे घुमा सकता है? क्योंकि टरबाइन और पंखा दोनों एक शाफ्ट से कनेक्टेड है, बीच में यहाँ पर एक रॉड है, शाफ्ट है। तो वो टरबाइन घूमेगा, तो टरबाइन यहाँ पर जब घूमेगा तो इस पंखे को भी साथ ही साथ में घुमाएगा। फिर ये हवा को खींचना स्टार्ट करेगा और ज़्यादा स्पीड से। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये एनर्जी जो बन रही है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। पीछे जो हवा है ना, वो गर्म होकर और ज़्यादा दुगनी स्पीड से निकलेगी, और तेज़ी से यहाँ पर गर्म होकर निकलेगी। तो यहाँ पे जब वो तेज़ी से निकल रही होगी तो ये उतनी ज़्यादा स्पीड देगी। जितनी ज़्यादा ये हवा अंदर लेगा, उतनी ज़्यादा स्पीड को ये बना पाएगा। बात क्लियर हो गई? ऐसे यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये साउंड यानी कि जो ध्वनि है ना, उसकी स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ये चल सकता है टर्बोजेट। बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको समझा रहा था स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट को समझाने से पहले मैंने आपको समझाया टर्बोजेट। अच्छा, तो सर कहोगे ये दोनों समझाओ, ये दोनों क्या होते हैं, रामजेट स्क्रैमजेट। आपने टर्बोजेट समझ लिया ना। अब इन दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। कैसे आसान हो चुका है, आओ इसको समझाता हूँ मैं। टर्बोजेट कैसे काम करता है, क्लियर हो गया। यहाँ से हवा गई, यहाँ से निकल गई गर्म होकर, बीच में क्या सिस्टम है अभी हमने समझा। अब होता है रामजेट। रामजेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, रामजेट की जो स्पीड है बेसिकली वो बढ़ जाती है और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हवा ली जा रही है। कैसे? तो इसका जो यहाँ पर इंजन है ना, ये आप देखोगे कितना मोटा इंजन है। लेकिन रामजेट के अंदर क्या कर दिया हमने, आगे इस वाले जो पोर्शन है इसको हमने और ज़्यादा पतला कर दिया, और इसको यहाँ से ये ऊपर उठा दिया, इसको ऊपर उठा दिया और इसको पतला कर दिया, इसको पतला कर दिया और इसको ऊपर उठा दिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे जगह ज़्यादा बन गई। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जगह बहुत कम है, ठीक है ना, इतनी सी लाइन बनी है। लेकिन यहाँ पे देखो इतनी बड़ी लाइन बन गई, ये जगह ज़्यादा खुल गई। तो मतलब अब ज़्यादा यहाँ पर हवा जाएगी, और हवा जाएगी यहाँ पर आप देखोगे एक प्रेशर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, वो जो ज़्यादा हवा जा रही है यहाँ पे एक प्रेशर बन रहा है। फिर उसके बाद वो पीछे तेज़ी से और तेज़ी से यहाँ पर भाग रही है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ आप देखोगे तो हवा का अब यहाँ पर ज़्यादा इनलेट देखने को मिलेगा, ज़्यादा हवा जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से हवा यहाँ पर पीछे बहुत सारी निकलेगी भी, तो इससे स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्क्रैमजेट में क्या होता है, स्क्रैमजेट में हमने क्या कर दिया कि इस पोर्शन को और ज़्यादा पतला कर दिया। आप देखोगे ये अभी भी थोड़ा सा मोटा है। स्क्रैमजेट में हमने इसको और पतला कर दिया और बारीक कर दिया। इससे क्या हो गया, अब ये और ज़्यादा खुल गया। आप देखोगे और बड़ी लाइन यहाँ पे बन रही है, और ज़्यादा खुलने से क्या होगा, इसके अंदर ढेर सारी हवा जाएगी जो कि यहाँ पे प्रेशर बनाएगी। उसके बाद में यहाँ से वो पीछे से निकल पाएगी। तो जितनी ज़्यादा हवा जाएगी उतनी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर स्क्रैमजेट भी क्या करता है, एयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है जब हम इसको हम रामजेट और टर्बोजेट से कंपेयर करते हैं। तो ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो ये टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जो भी बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं सारी बातें, तो कहोगे अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बहुत आराम से लिख पाओगे यार, सब कुछ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है ना। कैसे कैसे होता है, रामजेट क्या है, एयर ब्रीथिंग सिस्टम है, कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करता है, उसके बाद स्क्रैमजेट क्या है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। तो हमने अभी स्क्रैमजेट इंजन की टेस्टिंग करी थी, कैसे काम करता है ये आपने क्लियर हो जाना चाहिए। चलो जी, अगले और आखिरी आर्टिकल पर आते हैं, जो कि हमने अभी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का आर्टिकल छोड़ दिया है। तो हम बात करेंगे सर औरबिंदो के बारे में, जिनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो सर औरबिंदो के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में आए हैं, क्योंकि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए श्री औरोबिंदो घोष जी की जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, इसका सेलिब्रेशन किया है, ठीक है। तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली यहाँ पर मनाई गई है औरोबिंदो घोष जी की। तो यहाँ पर श्री औरोबिंदो घोष कौन है, आओ इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। औरोबिंदो घोष जी का जन्म होता है कैलकाटा में 15 अगस्त 1872 में। ये बेसिकली यहाँ पर एक योगा करने वाले व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। योगा काफ़ी पसंद है, पोएट, फिलोसोफर, ये सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया भी है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे काम किए, देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाने के लिए कर इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एजुकेशन की बात करें तो इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल से दार्जिलिंग के अंदर में। फिर उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर इन्होंने अलग अलग भाषाओं को सीखा, जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो सीखी। फिर 1892 के अंदर यहाँ पे इन्होंने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को ज्वाइन किया, जैसे वडोदरा के अंदर और कलकत्ता के अंदर में अलग अलग पोस्ट को ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है इन्होंने योगा की पढ़ाई शुरू करी, योगा की, इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, क्लासिकल संस्कृत के बारे में सीखना स्टार्ट किया। अब इंडिया को आज़ाद करवाने में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल था। 1902 से लेकर 1910 तक, 1902 से लेकर 1910 तक देखोगे तो इन्होंने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया देश को ब्रिटिश से आज़ाद करवाने में, ठीक है ना। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 का, यहाँ पे आप देखोगे इसकी वजह से जो अरबिंदो घोष जी हैं इन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर में आए। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग काम किया है, वो मैं आगे बताऊँगा कि कौन कौन से काम इन्होंने किए हैं। जो इनके लिटरेरी वर्क्स हैं, क्या क्या इन्होंने स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर कौन से, किताबें कौन सी लिखी हैं, वो सब आगे बताऊँगा। बात ये की जाती है कि इनको उसी बीच में अरेस्ट भी किया गया है, 3 बार अरेस्ट किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक है ना। 2 बार यहाँ पर आप कह सकते हो सेडिशन के केस में, और 1 बार यहाँ पर कॉन्स्पिरिंग के केस में, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी के केस में इनको जेल में डाला गया 1908 के अंदर में। अलीपुर जो बॉम्ब केस था उस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पर इनको जेल में डाला गया। अब ये लंबे समय तक, मतलब थोड़े समय में जेल में रहे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो इंडिया है, इंडिया में यहाँ पर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो पुडुचेरी है वहाँ पे जाते हैं। पुडुचेरी के अंदर इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पर अपनाना स्टार्ट किया, जो योगा है उसको यहाँ पर जो सीखा था वो सिखाना स्टार्ट किया, है ना। योगा को यहाँ पर अपना एक इंटरनल पार्ट मान लिया। योगा के वजह से यहाँ पर ये व्यक्ति और ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें तो पौंडीचेरी के अंदर में यहाँ पर इन्होंने एक पूरी कम्युनिटी को मतलब बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर उसके बाद इन्होंने क्या बनाया एग्जैक्टली, वो श्री औरोबिंदो आश्रम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है 1926 के अंदर। तो यहाँ पर श्री औरोबिंदो आश्रम 1926 में बनकर आता है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क्स के अंदर में, यानी इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। जो सवाल बन सकता है वो यहीं से बनने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो कौन कौन से इन्होंने पेपर यानी न्यूज़पेपर स्टार्ट करे, क्या क्या जर्नल स्टार्ट करे। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम है वंदे मातरम, वो स्टार्ट किया 1905 में। देन बेसिस ऑफ योगा, भगवद गीता और उसके मैसेज, देन फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ मैन, रीबर्थ एंड कर्मा, सावित्री आ लेजेंड एंड अ सिंबल, आर ऑफ गॉड। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बुक्स हैं, लिटरेरी हैं। उसके बाद में जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स जिनको यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया हुआ है। डेथ होती है इनकी 5 दिसंबर को 1950 में पौंडीचेरी के अंदर में। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में दी है। इस वजह से लास्ट में डिस्कस किया क्योंकि कुछ ही काम की चीज़ें थी जो कि आपने यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो आई होप आपके आज के सेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है और मज़ा भी आ चुका होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी। बाकी यहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, और मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको यहाँ पर दबा देना, क्योंकि एक सपोर्ट चाहिए होता है डेफिनेटली। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।